डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ डिमांड। डिमांड क्या है? अ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू परचेज, यानी सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर्स की विलिंगनेस है टू परचेज। अब किसको परचेज करना है? टू परचेज द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, किसी कमोडिटी की कितनी मिकदार ख़रीदने के लिए वो तैयार है एट ए पर्टिकुलर प्राइस। के कीमत को सामने रखते हुए कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कितनी मिकदार ख़रीदने के लिए तैयार है, इसको हम डिमांड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम विलिंग टू परचेज 2 kg ऑफ मटन व्हेन इट्स प्राइस इज़ 1000। इसमें आई यानी मैं कौन हूँ? कंज्यूमर। 2 kg ऑफ मटन क्या है? पर्टिकुलर क्वांटिटी, माई डिमांड। और 1000 क्या है? पर्टिकुलर प्राइस, यानी जब मटन की कीमत 1000 है तो मैं इसके 2 kg ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ मटन इज़ 1000। तो पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम कहेंगे QD, क्वांटिटी डिमांडेड, और पर्टिकुलर प्राइस को हम कहेंगे P। ठीक है, आई एम विलिंग टू परचेज 2 kg ऑफ मटन व्हेन इट्स प्राइस इज़ 1000। तो मेरी क्वांटिटी डिमांड क्या है? 2 kg ऑफ मटन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ इट्स टोटल क्वांटिटी, अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एट ए पर्टिकुलर प्राइस। हाँ जी, मैंने इसकी मेन टर्म्स को हाईलाइट कर दिया है। डिमांड क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज एट ए particular price. So in the previous example, demand for mutton will be 2 kg when its price is 1000. डिमांड क्या हुई उसकी? 2 kg। ठीक है, जब मटन की प्राइस 1000 थी तो उसकी डिमांड क्या थी? 2 kg। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि प्राइस को सबसे पहले हमने प्राइस को सामने रखना है कि जब मटन की प्राइस 1000 है तो इसकी डिमांड क्या थी मेरी तरफ से? 2 kg। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा जी, इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अब हम लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, डिमांड फॉर मटन का हम टेबल जनरेट करते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें जब मटन की कीमत 1000 थी, मेरी डिमांड थी 2 kg ऑफ मटन, और जब इसकी प्राइस कम होकर 800 हो जाएगी तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँगी, 2 से मैं 4 कर दूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल। और जब इसकी प्राइस 800 से कम होकर 600 हो जाएगी, मैं इसकी क्वांटिटी और बढ़ा दूँगी, इसको 6 kg कर दूँगी। और मज़ीद कम होकर 400 हो जाएगी, मैं इसका 8 kg कर दूंगी अपनी मंथली कंजम्पशन। और जब इसकी 400 से कम होकर मज़ीद प्राइस 200 हो जाएगी तो मैं इसका 10 kg कर दूंगी मंथली कंजम्पशन, क्योंकि मुझे मटन पसंद है और उसको मैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समझती हूँ। तो जैसे जैसे इसकी कीमत कम होती जाएगी मैं इसको ज़्यादा ख़रीदती जाऊँगी। ठीक है, तो अगर अब आप देखें तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस और डिमांड दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस कम हो रही है और डिमांड में इजाफा हो रहा है जी। अब आप देखें प्राइस में क्या टेंडेंसी है? डिक्रीज़ की, और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या टेंडेंसी है? इंक्रीज़ की। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज़। अब इसमें ही हम एक चीज़ और नोट करते हैं कि पहले तब्दीली किस में आई है? प्राइस में। प्राइस खुद ब खुद तब्दील हो रही है, जबकि उसके रिएक्शन में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है। तो वो वेरिएबल जो पहले चेंज हो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और वो वेरिएबल जो उसके रिएक्शन में चेंज हो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जी प्राइस क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इसको फंक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा जी, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का या फंक्शनल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जैसे QD, इसको हम लिखते हैं बाएं हाथ पे, यानी लेफ़्ट हैंड पे।
क्यू डी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लिखते हैं राइट हैंड पे। ये देखें, ये प्राइस पे मेरा राइट हैंड है और ये डिमांड पे मेरा लेफ़्ट हैंड है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने लिखना है राइट हैंड साइड पे। क्यू डी जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा है, और प्राइस जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है। अच्छा जी, अभी तक हमें क्या पता चला है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना है। पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिखना है। और पी एंड क्यू दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी जब पी में कमी होती है तो क्यू डी में इजाफा हो जाता है। और अगर इसी टेबल को हम उल्ट करके लिख लें तो हम कह सकते हैं कि जब पी में इजाफा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में कमी होगी। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू बिकॉज व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेज द डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीजेज, और व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीजेज डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेज। सो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो मुखालिफ सिमत में उनमें तब्दीली आ रही है, इसलिए दोनों के दरमियान जो है रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, वो इन्वर्स है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना शुरू करें तो हम ये कह सकते हैं Q इज़ इक्वल टू माइनस पी, यानी P की मुखालफ जो तब्दीली है वो Q में आएगी। अगर P में कमी होगी तो Q में इजाफा होगा, और अगर P में इजाफा होगा तो Q में कमी होगी। ठीक है, लेकिन प्राइस में इजाफे से क्वांटिटी में कितनी कमी होगी या प्राइस में कमी से क्वांटिटी में कितना इजाफा होगा, ये हमें इस इक्वेशन में नहीं पता। इसका पता चलाने के लिए या इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसमें एक और टर्म ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब देखें मैंने P के साथ 2 लिख दिया है। ठीक है, नेगेटिव का जो साइन है ये इनके इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, अब 2 क्या शो कर रहा है? 2 हमें बता रहा है कि जब प्राइस में 1 रुपये की 1 रुपये की कमी होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में 2 रुपीज़ का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, जब प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी मखसूस कमोडिटी की प्राइस में 1 RS की कमी होगी, यानी 1 रुपये की कमी होगी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में 2 यूनिट्स का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जो मैंने अब तक हमने कंक्लूड किया उसको मैंने लिख दिया है। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीजेज। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? एक्चुअल परचेज, कि जब किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उसकी जो परचेज है वो बढ़ जाएगी। अब हम अपना जो ये कंक्लूजन है इसको जनरलाइज करते हैं कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो उसकी जो डिमांड है, जो उसकी परचेज़ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा 3 फैक्टर्स की वजह से होता है। लेट मी टेल यू अबाउट दीज 3 फैक्टर्स। अच्छा जी, ये हैं वो 3 फैक्टर्स कि जब मटन की कीमत कम होती है तो वो कंज्यूमर्स जो कि पहले उसको महंगा समझ के नहीं ख़रीदते थे वो भी उसकी ख़रीदारी शुरू कर देते हैं, तो जो मटन के कंज्यूमर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, यानी नंबर ऑफ़ कंज्यूमर इंक्रीजेज़। फिर ये है कि जब मटन की कीमत कम होती है तो जो सारफ की रियल इनकम है उसमें इजाफा हो जाता है, यानी उसके पास अगर पहले उसकी कीमत 1000 थी फिर 200 हो गई, फ़र्ज़ करें 1000 से 200 पे हो गई, तो उसकी रियल इनकम में 800 का इजाफा हुआ, यानी वो उस 800 की मदद से मटन की और क्वांटिटी ख़रीद लेगा। ठीक है, फिर तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, यानी जब मटन की कीमत कम होगी तो जो कंज्यूमर्स हैं उसका जो सब्स्टिट्यूट है बीफ और चिकन, उसको छोड़ के मटन की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, इन तीनों इफ़ेक्ट्स की बिना पे जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड या उसकी परचेज़ जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा जी, पिछली जो इक्वेशन थी Q इज़ इक्वल टू -2P, इसमें जो 2 है ये कांस्टेंट है, यानी ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू -BP, यानी 2 की जगह पे मैंने B लिख दिया है जो कि किसी कांस्टेंट अमाउंट को शो कर सकता है, कि ज़रूरी नहीं कि इसकी वैल्यू 2 हो, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा रिस्पॉन्स पे कि प्राइस को क्वांटिटी जो डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, तो इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए B लिखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ तक हमें ये समझ आई है कि डिमांड का किसी चीज़ की परचेज़ का इन्हिसार है उसकी कीमत पर, लेकिन प्राइस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर हु अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। देयर आर सम अदर फैक्टर्स हु आर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब वो कौन कौन से हैं उनको हम लिखते हैं। अच्छा जी, वो फैक्टर हैं, सबसे पहले इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, जो कि सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जिस कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा होगी, यानी उसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा मिकदार में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है। सेकेंड इज़ टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, कि अगर तो कंज्यूमर किसी चीज़ को पसंद करेगा पर्टिकुलर कमोडिटी को तो वो उसको ख़रीदेगा, नहीं तो वो उसको नहीं ख़रीदेगा। जैसे मटन की मैंने एग्जांपल दी थी, तो हम लोग मटन खाते हैं, हम मटन को पसंद करते हैं, जबकि वो लोग जो वेजिटेरियन हैं वो मटन को पसंद नहीं करेंगे, चाहे उसकी कीमत जितनी मर्ज़ी कम हो जाए वो उसकी डिमांड में इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा जी, जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो भी किसी चीज़ की डिमांड को बहुत तय करती है। फॉर एग्जांपल, अगर बीफ की प्राइस कम हो जाती है या चिकन की प्राइस कम हो जाती है, जैसे कि आजकल हुई है, तो लोग मटन को छोड़ के चिकन की कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो चिकन की प्राइस में कमी से मटन की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। फिर है फैशन एंड ट्रेंड्स, के बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये तो ईटेबल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि किसी चीज़ का फ़ैशन आ जाता है या किसी चीज़ का ट्रेंड होता है, तो लोग उसको, जैसे आजकल स्मार्टफोन्स हैं कि वो फ़ैशन में भी हैं, वो ट्रेंड में भी हैं, हर बंदा स्मार्टफोन ख़रीदना पसंद करता है। तो बाज़ दफ़ा जो डिमांड है वो फ़ैशन और ट्रेंड की बेस पे भी होती है। अच्छा, लेकिन इन चारों फैक्टर्स को चूँकि लॉन्ग रन में इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, शॉर्ट रन में चूँकि इन चारों फैक्टर्स में कोई तब्दीली नहीं आती, शॉर्ट रन में नियरली इनकम जो है कंज्यूमर की वो भी कांस्टेंट रहती है, टेस्ट में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, जो सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस है वो भी चेंज नहीं होती, और फैशन और ट्रेंड्स भी ख़ास तौर पे शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते। इसलिए अपने जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको सिंपल रखने के लिए हम इन चारों फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? कांस्टेंट, कि इनमें कोई तब्दीली नहीं होती, ठीक है। इनको हम नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है, इनको हम नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं। अच्छा, चूँकि इनको हमने शॉर्ट रन में कांस्टेंट अज्यूम किया है, लेकिन लॉन्ग रन में इनमें ज़रूर तब्दीली आती है। लॉन्ग रन में ये सारे वेरिएबल्स हैं और इनमें तब्दीली ज़रूर आती है। तो इनका जो इफ़ेक्ट है हमने टोटल डिमांड में कैसे कैप्चर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारा तो ताल्लुक़ है किसी भी चीज़ की टोटल क्वांटिटी डिमांडेड से, इसको इनका जो नॉन प्राइस फैक्टर्स का जो इफ़ेक्ट है उसको इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं हम एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करके, ठीक है। यानी ये देखें, इस इक्वेशन माइनस बी पी के साथ मैंने ए को प्लस कर दिया, ए माइनस बी पी, पॉजिटिव ए माइनस बी पी। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव ए है ये हमें बता रहा है कि मटन की कितनी डिमांड जो है वो नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से है, ठीक है। और बी पी क्या बताएगा कि प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड कितनी चेंज होती है, ठीक है। तो टोटल डिमांड फॉर मटन क्या हुई? ए यानी डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स, माइनस बी पी के दूसरा इसका है प्राइस फैक्टर की वजह से, कि कीमत के कम होने से डिमांड में कितना इजाफा हुआ या कीमत में इजाफे से डिमांड में कितनी कमी हुई, ठीक है। तो अब हम लॉ ऑफ डिमांड को लिखते हैं प्रॉपर। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। सिट्रस पेरिबस, व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीजेस। अच्छा जी, सिट्रस पेरिबस का क्या मतलब है? अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, यानी शॉर्ट रन में जब कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज ना आए, उसकी टेस्ट में कोई चेंज ना आए, उसके फैशन और ट्रेंड्स में कोई चेंज ना आए, और जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं उनमें भी अगर कोई चेंज ना आए, यानी जो अदर अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज ना आए, सिट्रस पेरिबस। तो व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीजेज, कि जब किसी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की प्राइस कम होगी, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्यू डी, ये इसका टेबल है। अगर हम प्राइस को ज्यूम करें, पहले 10 थी, 8, 6, 4, तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो 2, 4, 6, 8 हो जाएगी। यानी जब 10 थी प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 2, जब 6 हो गई
तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ के 6 हो गई, और जब इसकी प्राइस फर्दर कम होके 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 8 हो गई। यानी ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस में कमी आ रही है, डिक्रीज़ करती है, और ऊपर से नीचे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इजाफा होता है, यानी इंक्रीज़ करती है। ये इसकी फंक्शनल फॉर्म है, क्यू डी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये इसकी इक्वेशन है Q इज़ इक्वल टू A माइनस बी पी। अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हम जो डिमांड कर्व है उसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैं प्राइस को मेजर करूँगी और एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर करूँगी। ठीक है, मैथ्स में हम इसको यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, लेकिन मार्शल को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक्स में हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम जो डिमांड कर्व है उसको ड्रॉ करेंगे। इधर फ़र्ज़ करें हम लगाते हैं, ये 2 हो गया। अच्छा, इन कोशिश करें कि अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करें, 2 4, मैं भी कोशिश करूँगी कि इनका जो फासला है बराबर हो 6। ये बिगनर्स के लिए, फिर मैं इसको फ्री हैंड ड्रॉ करना भी आपको बताऊँगी। 8 एंड 10, इसी तरह से इधर 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा जी, व्हेन माय प्राइस इज़ 10 इट्स डिमांड इज़ व्हेन द प्राइस फॉर मटन व्हेन द प्राइस फॉर मटन इज़ 10 इट्स डिमांड इज़ 2। 10 को हम मिलाएंगे 2 से। ठीक है, दिस इज़ 2। देखिए इस तरह से 10 को और हम 2 को मिलाएंगे और हमें मिलेगा पॉइंट स्मॉल a। ठीक है, इसी तरह से व्हेन प्राइस ऑफ मटन इज़ 8 एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 4, हम 8 और इस 4 को मिलाएंगे। ये देखें, 8 और 4 को मिलाने से हमें पॉइंट b मिला है। इसी तरह 6 और 6 को मिलाएंगे। सिमिलरली 6 और 6 को मिलाने से पॉइंट c मिला, 4 एंड 8 को मिलाने से पॉइंट d मिला। अब a b c और d चारों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो डिमांड कर्व बन जाएगा। ये देखें, इन चारों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया तो मुझे डिमांड कर्व मिला है, जो कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं गिरता है। यानी इसकी मूवमेंट है फ्रॉम अप टू डाउन एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और ये हमें बताता है कि जब प्राइस में कमी होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा होता है। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इनक्रीजेस। ठीक है, दिस इज़ आवर डिमांड कर्व। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।